बच्चों, कक्षा 12 एनसीईआरटी चैप्टर 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के उदाहरण हम सॉल्व कर रहे थे। बीच में फ़ोन आ जाने के कारण वीडियो पूरी तरह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो उन्हीं उदाहरणों को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं। उदाहरण संख्या 4, दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिर विद्युत कूलाम बल के लिए कूलाम नियम तथा दो स्थिर बिंदु द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के लिए न्यूटन का नियम, दोनों में ही बल आवेशों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों बलों के परिमाण ज्ञात करके इनकी प्रबलताओं की तुलना कीजिए। जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है कि अगर हम दो बिंदु आवेशों के लिए कूलाम बल निकालें या दो द्रव्यमानों के लिए गुरुत्वाकर्षण बल निकालें, दोनों ही जो नियम हैं वो या तो आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं या द्रव्यमानों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। हमें इन दोनों बलों के परिमाण ज्ञात करने हैं, उनकी प्रबलताओं की तुलना करनी है। उन स्थितियों में जिनमें से एक स्थिति ऐसी है कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए हमें गुरुत्वाकर्षण और कूलाम बल का मान ज्ञात करके उसकी तुलना करनी है, और दूसरी स्थिति में दो प्रोटॉन के लिए हमें कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करनी है। इसी प्रश्न का जो दूसरा भाग है वो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य जो आकर्षण होता है, उस आकर्षण के कारण जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन गति करेंगे उनका त्वरण हमें ज्ञात करना है उस स्थिति में जब इनके मध्य की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम। ये उदाहरण सॉल्व करते समय बीच में कॉल आ जाने की वजह से कट गया था, तब मैंने उदाहरण ये सॉल्व कर दिया था, इसलिए ये आपको पहले से ही दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको हम समझेंगे। 3 उदाहरण हम पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अब हम देखते हैं। हम सब जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल का जो सूत्र होता है वो होता है G(m1m2)/r², जहाँ पर G की जो वैल्यू है वो 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन × मीटर² होती है। चूँकि हमें इनके परिमाण लेने हैं इसलिए माइनस यहाँ से हटा दिया जाएगा, तो सूत्र बन जाएगा Fg = G(m1m2)/r²। यहाँ पर r का मान 1 एंगस्ट्रम है। 1 एंगस्ट्रम में एंगस्ट्रम का जो मान होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। अब अगर इस सूत्र में हम मान रखें g का, जो कि 6.67 × 10⁻11 न्यूटन × मीटर² किलोग्राम स्क्वायर है। अगर हम यहाँ पर m1 और m2 यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान रखें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, और जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। 10⁻10 मीटर ये हमारे पास में जो दिया हुआ है वो दूरी है। अब अगर इसका हम वर्क कर दे तो हो जाएगा 10⁻10 मीटर का होल स्क्वायर। अगर इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो यहाँ मीटर की घात 2 हो जाएगी, तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम यानी किलोग्राम स्क्वायर ये यहाँ पर कट गया है, ठीक है। और इसी प्रकार से मीटर का स्क्वायर इस मीटर स्क्वायर से कट गया है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपके पास में 6.67 × 10⁻11 इंटू 9.1 × 10⁻31 1.67 × 10⁻27। ये तीनों जो राशियां हैं ऊपर दी गई एज इट इज़ हैं, यहाँ पर केवल मात्रक हटा दिए गए हैं, और नीचे 10⁻10 का जो होल स्क्वायर है, घात के ऊपर घात है, दोनों घातें आपस में गुणा हो जाएंगी तो आ जाएगा 10⁻20, और ये मात्रक जो आपके पास में रह गया है वो है न्यूटन। अब अगर हम इनको गुणा करें 6.67 को 9.1 से, तो ये इस प्रकार से हम गुणा करेंगे तो 60.697 आएगा आपके पास में। 60.697 को आप 60.7 लिख सकते हो। इस 60.7 को इस 1.67 से जब गुणा किया जाएगा तो आपके पास में इस तरीके से गुणा करने पर राशि आएगी 101.469, जिससे लगभग 101.5 × 10⁻49। -49 कहाँ से आया है? -11 और -31 और -27 इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो -11 और -31 -42 में -27 जोड़ेंगे तो -69 यानी कि 69 आएंगे आपके पास में। ये 10⁻20 है, इसे ऊपर लेके जाएंगे तो आपके पास में 10⁻+20 हो जाएगी। माइनस का 69 और प्लस का 20 अगर हम जोड़ें तो -49 आपके पास में आएगा। ये हमने यहाँ लिख दिया है। पॉइंट को अगर इस तरफ लेके जाएं तो ये हो जाएगा 1.015
दो संख्याएं लेफ्ट में ले जाने के कारण जो घात है वो 2 कम हो जाएगी, 2 जुड़ जाएगा, इसमें 2 बढ़ जाएगी, तो -49 में 2 जोड़ा तो माइनस का 47 आ जाता है। ये माइनस की संख्या इसलिए जोड़े जाने पर आपको कम जैसी प्रतीत होगी, लेकिन ये कम नहीं है, -47 -49 से बड़ा होता है। ये हमने दोनों आवेशों के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो ज्ञात किया था। अब अगर हम दोनों आवेशों के बीच का कूलाम बल ज्ञात करना चाहें तो सूत्र होता है K Q1 Q2 अपॉन R², जहाँ पर K का जो मान है वो है 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। जबकि Q1 और Q2 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर ही आवेश बराबर होते हैं, दोनों पर आवेश का मान 1.6 × 10⁻−19 कूलाम होता है, तो इसे हम एक साथ लिख करके इसका वर्ग कर सकते हैं। इसी तरीके से दूरी की हम बात करें तो 10⁻10 मीटर दूरी वही है, उसका स्क्वायर कर दिया है। यहाँ पर हम इन राशियों का आपस में गुणा करें तो 9.9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर यूँ का यूँ हमने लिख दिया है। 1.6 का वर्ग 2.56, 16 का वर्ग 256 होता है, उससे हमने निकाला ये। और 10⁻−19 की पावर 2 है, तो घात के ऊपर घात हो तो ये दोनों आपस में गुणा हो जाते हैं। -19 × 2 बराबर -38 आएगा। कूलाम है, कूलाम का वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार से नीचे भी 10⁻−10 के घात 2 है, तो ये -20 हो जाएगा। -10 × 2 -20, घात के ऊपर घात है, दोनों गुणा होंगी। मीटर का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पर मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, कूलाम स्क्वायर से कूलाम स्क्वायर। 9 को 2.56 से जब हम गुणा करेंगे तो 23.04 आता है। और घातें अगर हम देखें 10⁻9, 10⁻−38, 9 -38 -27 होगा। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -20 जो है वो +20 हो जाएगा। -9 और -38 -29 होगा। -20 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये -29 +20 -9 रह जाएगा। इस पॉइंट को अगर हम इस तरफ लेके जाएं, एक संख्या इधर लेके जाएंगे तो घात 1 जुड़ जाएगी, -9 + 1 बराबर -8 हो जाएगा, और ये 2.304 × 10⁻8 न्यूटन हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो Fe अपॉन Fg कूलाम बल बटा गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों के मान रख दिए हैं, न्यूटन से न्यूटन कट गया है। 2.304 में 1.015 का अगर भाग दिया जाए तो 22.7 बार ये भाग जाता है, 2.27 बार ये भाग जाएगा। यहाँ पर छोटा सा ये एक मिस्टेक है, ये गलत है, 2.27 बार ये भाग जाएगा। और जो घात है वो हो जाएगी -8 -47 ऊपर लेके जाएंगे तो +47 हो जाएगा, -8 +47 -39 हो जाएगा, ये +39 हो गया है। तो आपके पास में ये Fe का मान आ गया है। Fg को इधर लेके चले गए तो Fg, यानी हम कह सकते हैं कि जो कूलाम बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 2.27 × 10⁻39 गुना है। अब अगर इसी प्रश्न को दूसरी कंडीशन के लिए सॉल्व किया जाए 2 प्रोटॉनों के लिए, तो इसी में हम समझ लेते हैं आपको 2 चेंजेस करने होंगे। एक तो यहाँ जो द्रव्यमान आपने एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का रखा था, उसकी जगह दोनों प्रोटॉनों का द्रव्यमान आएगा, यानी 9.1 × 10⁻31, 9.1 × 10⁻31 के स्थान पर 1.67 × 10⁻27, और यहाँ पर भी 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम आएगा, और उसी के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व किया जाएगा। अगर दूसरे भाग में हम देखें कूलाम बल में, तो कूलाम बल वाले भाग में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान हटा करके अगर हम प्रोटॉन के आवेश का मान रखें तो भी ये कहीं आएगा। तो जो Fe का मान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि Fg के मान में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से हम इसकी आगे कैलकुलेशन कर पाएंगे। अब इस उदाहरण के दूसरे भाग पर हम चलें तो दूसरा भाग कहता है इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन के परस्पर आकर्षण के कारण इनके त्वरण ज्ञात करने हैं। आकर्षण के कारण आपने यहाँ अभी अभी देखा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जब आकर्षण होता है, जो कूलाम बल का मान है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कई गुना ज़्यादा है, यानी कि केवल कूलाम बल ही एक प्रभावी बल है। तो जो भी त्वरण उत्पन्न होगा वो इसी बल के कारण उत्पन्न होगा। इस बल का जो मान है वो हमने देखा था 2.304 × 10⁻8 न्यूटन आया था। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है,
तो इलेक्ट्रॉन द्वारा बल लगाया जाता है प्रोटॉन पर, और इस बल का जो मान है, इस बल का जो मान है, F का जो मान है वो 2.304 गुणा 10⁻⁻8 न्यूटन आता है। ये हम निकाल चुके हैं। लेकिन यही बल इस प्रोटॉन में त्वरण भी उत्पन्न करता है, इसलिए इस बल का जो मान है वो m गुणा a के बराबर होगा। अगर मैं यहाँ से m की बात करूँ तो त्वरण चूँकि प्रोटॉन में उत्पन्न हो रहा है, प्रोटॉन पर बल लग रहा है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर बल लगा रहा है, तो प्रोटॉन में त्वरण उत्पन्न हो रहा है, इसलिए द्रव्यमान प्रोटॉन का होगा और त्वरण भी प्रोटॉन का। तो त्वरण अगर हम निकालना चाहें AP, तो इसका जो मान है वो हो जाएगा 2.304 गुणा 10⁻⁻8 न्यूटन बटा प्रोटॉन का द्रव्यमान MP बराबर 2.304 गुणा 10⁻⁻8 न्यूटन बटा प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। जो न्यूटन होता है वो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है, और नीचे भी किलोग्राम है आपके पास में। यहाँ पे 2.304 बटा 1.67 गुणा 10⁻⁻8 -27 को ऊपर ले जाएंगे तो +27 हो जाएगा। -8 + 27 जो है वो 10⁻+19 हो जाएगा। किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, यहाँ सेकंड का स्क्वायर आएगा, सेकंड का स्क्वायर, तो किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा। ये आप इसमें भाग देंगे तो जो भी वैल्यू आपके पास में आएगी वो आप निकाल सकते हैं। यहाँ मैं अलग से भाग दे देता हूँ, ये अलग से मैंने भाग दे दिया है। 2.304 इंटू 1.67, यहाँ से पॉइंट को हटा दिया, यहाँ से हटा दिया, और ये एक और 0, 1670 का भाग दिया, एक बार चला गया 4, 10 में से 7 गए 3, 12 में से 6 गए 6, इसमें भाग जाता नहीं है, ये 0, 16 3 48, 16 चौक 64, 3 बार चला जाएगा लगभग। तो ये ऑलमोस्ट 1.3 समथिंग आगे भी आएगा इंटू 10⁻19 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये प्रोटॉन का त्वरण है। लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रॉन का त्वरण निकालना हो तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन पर कौन बल लगा रहा है, प्रोटॉन, और बल भी समान है तो बल का मान यही रहेगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो हम कहेंगे यहाँ इलेक्ट्रॉन का ये जो बल है वो इलेक्ट्रॉन में त्वरण उत्पन्न कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का त्वरण, यहाँ इलेक्ट्रॉन का त्वरण, यहाँ जो द्रव्यमान हमने रखा है वो इलेक्ट्रॉन का रखना होगा, जो कि 1.67 इंटू 10⁻⁻27 नहीं होकर के 9.1 गुणा 10⁻⁻31 किलोग्राम होगा। और उसी के अकॉर्डिंग हमें इसे सॉल्व करना है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मान है, इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण है वो AE बराबर आप समझ गए होंगे 2.304 गुणा 10⁻⁻8 न्यूटन है। न्यूटन यानी कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर बटा 9.1 गुणा 10⁻⁻31 किलोग्राम होगा, जो कि किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा। 10⁻⁻31 को ऊपर लेके चले जाएंगे तो प्लस का 31 हो जाएगा, माइनस का 8 और प्लस का 31 अगर हम देखें तो ये हमारे पास में हो जाएगा प्लस का 23, 10⁻, प्लस का 23 माइनस का 8 प्लस का 31, तो माइनस के 8 को घटा दीजिए आप 31 में से, 23 आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। और 2.304 में 9.1 का आप अगर भाग देंगे तो एक छोटी राशि आपके पास में इसके साथ में और आएगी। इसे सॉल्व करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, इतना आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और प्रश्न हमारे सामने है, ये भी आपकी किताब का ही एक उदाहरण है। प्रश्न दिखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत आसान प्रश्न है। धातु का एक आवेशित गोला नायलॉन के धागे से निलंबित है। विद्युत रोधी हत्थी द्वारा किसी अन्य धातु के आवेशित गोले B को A के इतना निकट लाया जाता है कि चित्र A, जो कि यहाँ नीचे आपको दिखाई दे रहा है चित्र A है, इसके अनुसार ये गोला A और B के बीच में जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर हो जाती है। चित्र A में दर्शाए अनुसार इनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। अब गोले A
के परिणामी प्रतिकर्षण को नोट कर लिया जाता है। ए तथा बी गोलों को चित्र में दर्शाए अनुसार अनावेशित गोलों सी तथा डी, ये एक और चित्र दिया हुआ है। ए को सी से और बी को डी से हमने संपर्कित कर दिया है। ए तथा बी के से संपर्कित किया, ए तथा बी को क्रमशः सी और डी से स्पर्श कराकर सी और डी को हटा लिया जाता है और बी को ए के इतना निकट लाया जाता है कि इनके मध्य की दूरी 5 सेंटीमीटर हो जाती है। कूलाम नियम के अनुसार ए तथा सी, ए को कितना अपेक्षित प्रतिकर्षण होगा, यानी ए पर प्रतिकर्षण बल कितना लगेगा ये बताना है। गोले ए और सी और इसी प्रकार से बी और डी जो हैं वो बराबर साइज के हैं सर्वसमय। प्रश्न के अनुसार दो गोले हैं ए और बी, इन पर कुछ आवेश है, दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। अब गोले ए को सी के और बी को डी के संपर्क में लाया जाता है और इसे हटा लिया जाता है और इसके बाद में बी और ए को एक दूसरे के इतना निकट लाया जाता है कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर हो जाती है। अब हमें प्रतिकर्षण नोट करना है। दो अवस्थाएं हैं और दोनों अवस्थाओं में हमें अपेक्षित जो अपेक्षित प्रतिकर्षण है वो हमें बताना, अपेक्षित प्रतिकर्षण हमें बताना है कितना होगा। प्यारे बच्चों, जब भी किसी एक चालक को दूसरे चालक के संपर्क में लाया जाता है तो दोनों में आवेश का आदान प्रदान होता है। चूँकि सी अनावेशित है और ए आवेशित है, तो दोनों में आवेशों का जब आदान प्रदान होगा तो वो इस प्रकार से होगा कि इन दोनों के साइज सर्वसम होने के कारण दोनों में बराबर आवेश हो जाएगा। अब अगर हम प्रारंभ में कहें तो प्रारंभ में गोले ए पर जो आवेश है, ए पर आवेश वो है मान लीजिए क्यू ए और बी पर जो आवेश है वो है क्यू बी। लेकिन जब इन दोनों को संपर्कित किया जाता है तो संपर्कित करने के बाद में ए पर जो आवेश है वो कितना हो जाएगा। तो चूंकि सी पर कोई आवेश नहीं था, ए पर आवेश था, दोनों को संपर्कित किया, दोनों का साइज बराबर है तो दोनों में समान आवेश हो जाएगा, यानी आधा आधा हो जाएगा। अगर इसमें 10 कूलाम और इसमें 0 था तो दोनों में 5-5 हो जाएगा। अगर इसमें 2 कूलाम और इसमें 0 था तो दोनों में 1-1 कूलाम हो जाएगा, यानी जो प्रारंभ में आवेश था उसका आधा हो जाएगा। तो ए पर जो आवेश है वो हो जाएगा QA/2। ठीक इसी प्रकार से जो बी पर आवेश है उसका मान भी पूर्व की तुलना में आधा हो जाएगा। बी पर जो आवेश है वो हो जाएगा QB/2। अब अगर दोनों के बीच की दूरी जो 10 सेंटीमीटर है उसको मैं प्रारंभ में R मान लूँ तो अब जो दूरी है वो हो जाएगी आपके पास में R/2। दूरी आधी हो गई है, अभी मैं इनके मान नहीं रखना चाहता हूँ। तो प्रारंभिक स्थिति में जो प्रतिकर्षण है, प्रतिकर्षण उसका मान अगर हम निकालना चाहें तो इसको मैं कहता हूँ Fi या F1। F1 बराबर K QA QB/R²। और जो द्वितीय स्थिति है उसमें अगर हम निकालना चाहें संपर्क में रखने के बाद तो इसको हम F2 कह देते हैं। ये हो जाएगा आपके पास में K QA/2 QB/2 बटा R/2 का वर्ग। सॉल्व कर लेते हैं। K QA QB/4 और नीचे हो जाएगा R²/4। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो F2 बराबर K QA QB/R²। अब अगर F1 और F2 का अनुपात निकाला जाए तो F1 का मान K QA QB/R² और F2 का मान भी K QA QB/R²। दोनों समान मान है, अतः ये आपके पास में आ जाएगा 1:1, या इसको हम कह सकते हैं 1। इसका मतलब है F1 बराबर F2।
यानी हम अपेक्षित रूप से आपेक्षिक रूप से कहें तो बल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जितना बल पहले लग रहा था उतना ही बल लगेगा। तो हम कहेंगे कि बल के मान में बल अपरिवर्तित रहेगा। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमने इसको आगे सॉल्व क्यों नहीं किया, ए बी का मान क्यों नहीं रखा, तो हमारे पास में क्यू ए क्यू बी का मान नहीं था और ना ही हमने 10 और 5 सेंटीमीटर भी रखा क्योंकि उसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ी, लेकिन वो भी हम रख के सॉल्व करते तो यहाँ जो हमने ये r रखा था इसकी जगह 10 रख सकते थे, जो r/2 रखा है उसमें r/2 की जगह 5, इस पूरे r/2 को हटा के 5 सेंटीमीटर और इस पूरे r को हटा के 10 रख लेते तो भी यही हमारे पास में आने वाला था। तो इस तरीके से इस प्रश्न को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और प्रश्न हमारे सामने, एक और उदाहरण हमारे सामने है, ये आपके होमवर्क में भी दिया जा चुका है, स्माइल होमवर्क में भी दिया जा चुका है ये उदाहरण। 3 आवेश हैं Q1 Q2 Q3, उन पर हमें विचार करना है, जिनमें प्रत्येक आवेश Q के बराबर है, L भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है, त्रिभुजों के केंद्रक पर चित्र में दर्शाए अनुसार स्थित आवेश Q जो कि स्मॉल q का सजातीय है पर कितना परिणामी बल लगेगा। तो प्रश्नानुसार ये एक समबाहु त्रिभुज है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। इस समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर, यहाँ पर और यहाँ पर तीनों शीर्षों पर Q Q Q आवेश है। इसे मैं A शीर्ष मान लेता हूँ, इसे B मान लेता हूँ, इसे C। तीनों के जो केंद्र है, शीर्ष से मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है वो माध्यिका कहलाती है। ये माध्यिका है, ये इसकी दूसरी माध्यिका है और ये इसकी तीसरी माध्यिका है। माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होता है उसे हम, इस माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु है उसे हम केंद्रक कहते हैं। इसको अगर मैं O कह दूँ तो यहाँ पर एक कैपिटल Q आवेश रखा हुआ है। समबाहु त्रिभुज का पूरा कोण 60 डिग्री का होता है तो ये कोण 30 डिग्री का होगा। हमें ये भुजा, अगर मैं इस पूरी भुजा को A मानूँ तो ये भुजा, पूरी भुजा को L मानूँ तो ये भुजा L/2 हो जाएगी और इस तरीके से हम इस भुजा कर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से इसमें भी ज्ञात कर सकते हैं, इसमें भी, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। किसी भी समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका होती है, उन माध्यिकाओं का कटान बिंदु यानी कि केंद्रक से जो शीर्ष की दूरी होती है वो बराबर होती है। वो मान हम बाद में ज्ञात कर लेंगे। अगर मैं इसको x मानूँ तो ये भी x है और ये भी x है, ठीक है, तीनों x होंगे। अब अगर मैं तीनों आवेशों के कारण बारी बारी से बल निकालना चाहता, इस Q आवेश पर बारी बारी से बल निकालना चाहता, तो मैं कहता पहले A आवेश के कारण Q पर बल कितना लगेगा और किस दिशा में लगेगा। तो हम कहेंगे सजातीय है यानी प्रतिकर्षण होगा, यानी बल की दिशा नीचे की ओर होगी, ये बल की दिशा हो गई। इसी प्रकार से इस स्मॉल q के कारण जो बल की दिशा है वो इस तरफ होगी और स्मॉल q के कारण जो बल की दिशा है वो इस तरफ होगी, क्योंकि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। तो बल की दिशाएं हमारे पास आ गई है। इसको अगर मैं F1 कहूँ, इसको मैं F2 कहूँ, इसको मैं F3 कहूँ, तो F1, F2 और F3 के जो परिमाण हैं वो हम ज्ञात कर सकते हैं। F1 का जो मान है, परिमाण है, वो हमारे पास में होगा K Q1 Q2 अपॉन R² से। इस सूत्र से हम निकालना चाहें तो F1 बराबर K, एक आवेश कैपिटल Q है, दूसरा स्मॉल q है और दोनों के बीच की दूरी x है का वर्ग। इसकी दिशा अगर हम देखें तो A से O की ओर है, A से O की ओर, तो हम लिख सकते हैं A से O की ओर। अगर इसी प्रकार से मैं F2 का मान निकालना चाहूँ तो F2 का मान भी आवेश, पहला आवेश इंटू दूसरा आवेश, पहला आवेश Q है, दूसरा जो आवेश है वो स्मॉल q है। F2 यानी कि B पर उपस्थित आवेश के कारण, इसे हम कह सकते हैं A पर आवेश के कारण Q पर कूलाम बल। और इसी प्रकार से इसे हम कह सकते हैं B पर आवेश के कारण Q पर कूलाम बल। तो K दोनों आवेशों का गुणा Q इंटू Q बटा दोनों की मध्य की दूरी जो है वो है x का स्क्वायर, और जो दिशा है F2 की वो हो जाएगी B से O की ओर, B से O की ओर। इसी प्रकार से अगर मैं
F3 निकालना चाहूँ, F1, F2 और F3, चूँकि हम इनकी दिशाएं भी लिख रहे हैं इसलिए सदिश रूप में लिख दिया है। F3 क्या होगा, C पर आवेश के कारण Q आवेश पर बल। F3 बराबर K, पहला आवेश Q, दूसरा Q अपॉन x², और जो दिशा होगी वो होगी C से O की ओर, C से O की ओर। तीनों आवेशों के कारण बलों की दिशाएं अलग है लेकिन परिमाण बराबर हैं। F1 बराबर F2 बराबर F3, इन तीनों के परिमाण बराबर हैं और इन तीनों की जगह जो है वो K Q, कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन x² हम ले सकते हैं। तो इसे मैं थोड़ी सी देर के लिए F मान लेता हूँ, F मान लिया। अब अगर हम परिणामी बल निकालना चाहें तो इसी चित्र को मैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बना सकता हूँ, जिसमें केवल बल होंगे, इसे हम बल आरेख कहेंगे। ये F1 बल था नीचे की ओर, एक बल इस तरफ है F2 और एक बल इस तरफ है F3। दो तरीके से इसे ज्ञात किया जा सकता है, पहले कोई दो बलों का परिणामी ज्ञात किया जाए और फिर उससे तीसरे बल के साथ में परिणामी हम ज्ञात कर सकते हैं, या फिर इनके घटक ज्ञात करके भी हम कर सकते हैं। घटक ज्ञात करके करना थोड़ा आसान रहता है, ये नियम सभी पर लागू हो सकता है। तो घटक ज्ञात करने के लिए मैं यहाँ एक रेखा अगर खींचूँ तो आप देख सकते हैं कि ये कोण अगर 30 डिग्री है तो ये कोण भी 30 डिग्री होगा, एकांतर कोण है। और अगर इसी तरीके से देखें तो ये कोण 30 डिग्री है। 30 डिग्री क्यों है, क्योंकि टोटल कोण 60 डिग्री है। समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60-60 डिग्री के होते हैं, इसका अर्धक है तो 30 डिग्री का कोण है। ये 30 का है तो ये भी 30 का होगा, ये भी एकांतर कोण। तो अगर ये कोण 30 डिग्री का है तो इसके शीर्ष अभिमुख कोण, ये कोण भी 30 डिग्री का होगा, और ये कोण 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा। और इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास में 30 डिग्री आ गया और ये भी हमारे पास में 30 डिग्री आ गया। अब इसको अगर मैं इस चित्र में बनाना चाहूँ तो हम ये कह सकते हैं कि ये रेखा हमने यहाँ पर खींच दी है, ये 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है। इस F2 को अगर नीचे की ओर लेकर जाया जाए तो इस रेखा पर आने पर कोण का मान कम होकर के शून्य हो जाता है। जिस रेखा पर आने पर कम होकर के शून्य हो जाए उसे हम इसका कॉस घटक कह सकते हैं, कॉस 30। इसी प्रकार से अगर मैं इस तरफ लेके जाऊं तो इस रेखा पर ले जाने पर कोण का मान बढ़ जाएगा और बढ़ करके 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका साइन घटक होगा F2 साइन 30। ठीक इसी प्रकार से F3 को इस तरफ नीचे लेकर के आएँ तो कोण का मान घट करके कम हो जाता है, 0 हो जाता है, इसलिए इसका कॉस वाला घटक होगा। जहाँ पर जिस रेखा पर ले जाने पर घट करके शून्य हो जाए वो कॉस वाला घटक होता है। इसी प्रकार से F2 को अगर इस तरफ लेकर जाया जाए तो ये कोण बढ़ जाएगा, बढ़ करके और इस कोण का मान 90 हो जाएगा। जिस रेखा पर 90 हो जाए उसे हम साइन थीटा वाला घटक कहते हैं, F3 साइन 30। जब हम घटक निकाल लेते हैं तो मुख्य बलों को आप थोड़ी सी देर के लिए भूल जाइए, जिन बलों के घटक आपने निकाले हैं। यानी अब आपके पास में F2 cos 30, F3 cos 3, F1, F2 साइन 30 और F3 साइन 30 आपके पास में उपस्थित है। यानी कि अब ये जो है वो इस प्रकार से हो गया है, F3 साइन 30, F2 साइन 30 और नीचे की तरफ F1, इस तरफ F2 cos 30 और इस तरफ F3 cos 30। इनको हम क्षैतिज घटक कहेंगे, इनको हम उदर घटक कहेंगे। दोनों को अलग अलग जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम जोड़ लेते हैं क्षैतिज घटकों का योग, इसे हम कहेंगे FH बराबर F1 माइनस F2 साइन माइनस का F1 प्लस का F2 साइन 30 प्लस का F3 साइन 30। हमने नीचे वाली दिशा को माइनस लिया है, माइनस y की तरह,
और ऊपर वाली दिशा को प्लस लिया है। आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मान रख देते हैं F1 का मान K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, अभी हम निकालेंगे। F2 साइन 30, F2 की जो वैल्यू है वो भी के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर है। साइन 30 का जो मान होता है वो 1/2 के बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है। तो ये 1/2 प्लस के कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर से 1/2। इस पूरे में से के Q कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, -1 प्लस हाफ, तो हाफ और हाफ जोड़ कर 1 हो जाएगा, 1 - 1 बराबर 0 हो जाएगा। ये एक तरीके से कट गया है, तो टोटल वैल्यू आ गई 0, यानी आपके पास में क्षैतिज घटकों का योग 0 आ चुका है। अब इसी तरीके से अगर हम उधर घटकों का योग निकालें तो उधर घटकों ये जो हमने पहले निकाला था ये उधर घटकों का ही मान निकाला था, गलती से मैंने लिख दिया है उधर घटकों का योग। अब हम निकालने वाले हैं क्षैतिज घटकों का योग। क्षैतिज यानी कि ये जो घटक हैं इनका योग हम निकालने वाले हैं। ये उधर घटक हैं, ये क्षैतिज घटक हैं। इनमें से किसी एक को प्लस लेना होगा, किसी एक को माइनस। तो प्लस एक्स दिशा को हम प्लस ले लेते हैं, इसको हम माइनस ले लेते हैं फिलहाल के लिए। F2 इसको मैं FH कहा था, इसको FV कह दिया है, इसको FH कहेंगे। F2 cos 30, दूसरा F3 cos 30। आप देख सकते हैं ये F2 cos 30 हो गया है, ये माइनस F3 cos 30 हो गया है, बराबर। आप इसको चाहें तो दिशा भी दे सकते हैं, इसके आगे अगर आप सदिश रूप में देना चाहें तो यहाँ जैसे आपने -j लिख दिया है, माइनस की जगह -j और इन दोनों के साथ में j लिख सकते हो। इसी तरीके से इसके साथ में प्लस का i और इसके साथ में यहाँ प्लस लगाकर माइनस का i लिख सकते हैं, लेकिन अभी ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमें नहीं पता है कि x y एक्सिस के अनुरूप रखा हुआ है या किस एक्सिस के, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। F2 का जो मान है वो हमारे पास में K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर, cos 30 का मान √3/2 माइनस के Q कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर √3/2। ये कैंसिल हो गया, आपके पास में आ गया 0। FH = 0। जब क्षैतिज और उदर घटक दोनों ही शून्य हो या दोनों में से कोई एक शून्य हो तो कुल बल का जो मान है वो F बराबर FH प्लस FV के सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है, जो कि आपके पास में 0 + 0 आएगा, यानी 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन दोनों में से कोई एक शून्य नहीं हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो राशि है इसका मान 5 है, इसका मान 2 है, तो 5 - 2 = 3, यानी कि आपके पास में यहाँ धनात्मक 3 आए। अब इस धनात्मक 3 का अभिप्राय धनात्मक 3 नहीं है, यहाँ धनात्मक का अभिप्राय उस दिशा से है जो इसकी दिशा है, क्योंकि यहाँ भी धनात्मक चिन्ह लिया है। लेकिन मान लीजिए कि ये 2 और ये 5 है, तो ये माइनस का मान 3 आएगा, तो यहाँ माइनस का अभिप्राय माइनस नहीं होकर के इस घटक की दिशा होगी। ये घटक कौन सा है? F3 cos 30। तो F3 cos 30 की दिशा कौन सी है? ये दिशा। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो अब जब दोनों में से एक 0 हो या दोनों 0 हो, तो इस तरीके से एक और इसमें हम ये समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए दोनों में से एक भी 0 नहीं हो, तब ऐसी स्थिति में परिणामी बल का जो परिणाम होता है, परिणामी बल का जो परिमाण होता है, वो इन दोनों के वर्गों के योग के वर्गमूल के बराबर होता है। और जो दिशा है वो इस सूत्र से ज्ञात की जा सकती है, tan थीटा बराबर FV/FH, जहाँ पर ये थीटा इस F का FH की दिशा से कोण है, यानी FH की जो भी दिशा होगी, क्षैतिज दिशा जो भी होगी, उससे कोण है। अगर इसकी जगह सूत्र इस प्रकार से लिखा जाए, tan थीटा बराबर FH/FV,
तो भी ये सही होगा। बस फ़र्क इतना सा होगा कि अब की बार जो थीटा है, जो कि एफ़ का कोण है, वो एफ एच से ना हो करके एफ वी से होगा। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि ये एफ एच की दिशा है, ये एफ वी की दिशा है, ठीक है, इसको मैं θ1 कह देता हूँ, समझने के लिए इसको θ2 कह देता हूँ। तो जब ये सूत्र काम में लिया है तो समझ लीजिए कि आप ये कोण ज्ञात कर रहे हैं θ1, और जब ये सूत्र काम में लिया है तो एफ वी से कोण ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि ये ज्ञात कर रहे हैं θ2। परिमाण के लिए हमेशा ये सूत्र आपको काम में लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से 3 न्यूमेरिकल हमने पिछले वीडियो में समझे थे, 3 न्यूमेरिकल हमने इस वीडियो में समझेंगे। अगर आपको तरीका ये न्यूमेरिकल समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।